हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं आपके पीरियडिक टेस्ट के जो आपका क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट, उसके सोल्यूशन के बारे में। उसकी पूरी हम एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं इसमें। तो इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करूंगा ताकि आपको बेटर स्टैंडिंग रहे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने PA1 में दिए थे और ये उसका सेकेंड पार्ट है। 50 मार्क्स का पेपर था ये। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है या उसके एग्जांपल्स क्या हैं। बेसिकली ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार, यानी कि जो हम मुंह से बोल के बात करते हैं। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन थे: न्यूज़पेपर, लेटर, फ़ोन कॉल और ईमेल। तो इसमें से हम न्यूज़पेपर, लेटर और ईमेल, इन तीनों में ही हम जो है कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो फ़ोन कॉल होता है उसमें हम बात करने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी मुंह से बोल के करते हैं बेसिकली। तो यही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस साइकिल है उसके अंदर कौन सी चीज़ उसका पार्ट नहीं है। चार ऑप्शन थे इसमें: चैनल, रिसीवर, सेंडर और टाइम। तो इसमें हमारे पास चैनल, रिसीवर और सेंडर जो है आपके कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट होता है, बट टाइम आपका इसका कोई पार्ट ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास: व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। जो आपका अपराइट बॉडी पोस्चर होता है, यानी कि जब आप सीधे खड़े होते हैं, तो वो आपका क्या दर्शाता है। सीधा शरीर जो है आपका, तो उसमें हमारे पास चार ऑप्शन थे: प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहा, बट जो उसका सही आंसर है दैट इज कॉन्फिडेंस। यानी अगर हम कहीं किसी से बात करते हुए अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं या स्ट्रेट खड़े हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास: विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ गुड फीडबैक। अगर हम एक गुड फीडबैक की बात करें तो उसमें से क्या अच्छा है जो आपको गुड फीडबैक में आता है। चार ऑप्शन इसमें से: डिटेल एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक एंड ओपिनियन बेस्ड। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो आपके जो है इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने ऑनेस्ट को जो है ठीक समझा और कुछ ने ओपिनियन बेस्ड को, बट यहाँ पर हमारा जो फीडबैक है वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक आपका करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पूछा है सिर्फ एग्जैक्टली उसके बारे में ही हमें एग्जैक्टली बताना चाहिए जो हम फीडबैक देना चाहते हैं। ना ही तो वो टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, ना ही वो आपका ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए। विच ऑफ दीज इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से हैं इन चार आपके जो सेंटेंस हैं इनमें से। इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वगैरह को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें यूजली हम किसी को अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी तरह की, या हम इसमें किसी में जो आपकी जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह आते हैं, तो वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। तो उसमें एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया हुआ है, वो आपका डी है। दैट इज ओ नो आई मिस माई फ्लाइट। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास: विच ऑफ दीज सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको पता है कि जहां पर आपके पास बाय आ जाता है दैट इज योर पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर तीन सेंटेंसेस में बाय है और एक ही आपका जो है डायरेक्ट सेंटेंस है ही इज रीडिंग अ बुक। तो यही आपका एक्टिव वॉइस है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास: लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इंक्लूड एग्जांपल फॉर ईच वर्बल कम्युनिकेशन टाइप। आपको वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके प्रकार बताने थे और आपको एग्जांपल बताना था वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इसमें हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है और पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें से किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल जो आप अपने पर्सनल उसमें बात करते हैं, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में हो सकता है, एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है, और पब्लिक कम्युनिकेशन जो आप पब्लिक में यूज करते हैं। राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर यू मे कम अक्रॉस व्हेन यू मूव टू अ न्यू सिटी। जब आप न्यू सिटी या न्यू कंट्री में जाते हैं तो क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं, वहां पर क्या अवरोध हो सकते हैं आपके संचार में। तो यहाँ पर हमारे पास लिंग्विस्टिक बैरियर यानी कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। जिस कंट्री या जिस सिटी में हम जाएं, हो सकता है वहाँ पर अलग लैंग्वेज यूज़ हो रही हो, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा कल्चरल बैरियर हो सकता है, वहाँ का कल्चर हमारे से डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट गोल की अगर हम बात करें तो स्मार्ट गोल में जो एस होता है उसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर हमारा जो स्मार्ट गोल है अगर हम पूरे उसकी बात करें तो उसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो यहाँ स्पेसिफिक का मतलब है कि हमारा जो गोल है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम, और हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेज को अगर हम समझना चाहें, टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ वी स्पेंड आवर्स ऑफ आवर डे वेल
एंड डू ऑल दैट वी वांट टू डू। यानी कि टाइम मैनेजमेंट हमारी वो एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने अपने डे को प्लान करते हैं कि कैसे हम अपना डे जो है वो आपका स्पेंड करेंगे। उसमें जो पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से हम उसको शेड्यूल करते हैं, उस चीज़ को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। An example of good time management skill would be when we decide to finish our homework। तो जब हम अपने मतलब एक गुड टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपना होमवर्क जो है स्कूल से आते ही परफॉर्म कर लेंगे ताकि शाम को हमें टाइम टीवी देखने का मिल जाए, तो हमने एक टाइम मैनेजमेंट किया। तो ये आपका एग्जांपल है बेसिकली। इसमें हमारे पास और जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, हमेशा आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो पार्ट है बेसिकली चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए हमारे, यानी हम प्लान करेंगे डे टू डे एक्टिविटी और एक टाइम टेबल बनाएंगे और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी हम बताएंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अपने उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए पहले फिनिश करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं अपने टाइम के ऊपर, और टाइम वेस्ट को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ट्रैक करेंगे कि हम जो टाइम टेबल बनाया था हम उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी को अगर हिंदी में अगर हम लें थोड़ा सा और समझने के लिए, समय प्रबंधन क्या है और आप अपने समय का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को हम समझ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट हमारी पूरे दिन की योजना बनाने और उसको नियंत्रित करने की क्षमता है कि हम अपने दिन के घंटों को अच्छी तरह से कैसे बिताते हैं और वह सब करते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसमें अच्छे टाइम मैनेजमेंट स्किल का जो उदाहरण है वो कह रहे हैं तब होगा जब हम स्कूल के तुरंत बाद अपना होमवर्क पूरा करने का निर्णय लेंगे ताकि हमारे पास शाम को टीवी देखने का समय हो। तो हम हर चीज़ के लिए अपनी जो है टाइम निकाल पाएँ, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिसमें हम अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की योजना बनाते हैं और समय सारणी बनाते हैं, दैट इज टाइम टेबल। इसके अलावा हम जो प्रायोरिटी देते हैं यानी पहले ख़त्म करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों की लिस्ट बनाते हैं कि भाई ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो हम पहले फिनिश करेंगे, और हमारी जो गतिविधियां हैं और समय है उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और इसके अलावा लास्ट में हम ये एक लिस्ट बनाएंगे, पहचानेंगे कि हमने अपना जो समय है वो कहाँ कहाँ बिताया, हम ठीक से अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो उसमें ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल F11, F11 एंड शिफ्ट F11 और नन। तो इसमें सही आंसर जो है दैट इज F11 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, चार ऑप्शन है हमारे पास, OBT, DOC, ODT एंड DOCX। तो इसमें सही आंसर दिए ODT। ODT जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है हमारे ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो फाइल हम बनाते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप से हमारे पास रेस्ट इफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज फॉन्ट्स एंड साइज ऑफ टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट्स। यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर अगर कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं, प्रभावित करना या चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि उसमें चेंज हम फ़ॉन्ट का या उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट का साइज चेंज करना आता है या उस बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, तो वो किस ऑप्शन के थ्रू होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर स्टाइल है जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, जिनमें ये सब ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू क्रॉपिंग ऑप्शन वी कैन, हम क्रॉपिंग के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन थे हमारे पास। तो सही आंसर है दैट इज कट इट थ्रू एनी साइड। क्रॉपिंग के थ्रू हम इमेज को किसी भी एक साइड से छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं। नेक्स्ट फिलअप है हमारे पास डैश इज द मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। हाँ, एक क्या चीज़ है जो एज अ मॉडल यूज करते हैं हम दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो दैट इज आवर टेम्पलेट। टेम्पलेट है वो चीज़ जिसका हम दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू चूजन एंकर पॉइंट। कौन सी चीज़ है जिसको हम एज अ एंकर पॉइंट यूज करते हैं हमारे ग्राफिकल में, उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल प्लेस करने के लिए, तो वो अलाइनमेंट होती है जो हमारे इस चीज़ को मैनेज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के बीच में जो आपका उनका जो इंटरसेक्शन होता है जहाँ वो मिलते हैं उसको अंतर बिंदु भी बोल देते हैं। तो उस जहाँ पर आपके रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, वहाँ सेल बनता है आपका। डैश इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए कीबोर्ड और माउस। वो कौन सा ऑप्शन है विंडोज में जो आपका जो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को ठीक से कीबोर्ड और माउस यूज नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपका सीरियल की कहलाता है। स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स है आपका एक इसमें। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ ओनली टारगेट इज मूव्ड। अगर आपका टारगेट जो है यानी जिसको हमने जिसके लिए लिंक हमने बनाया है, अगर वो एक्चुअल फाइल ही आपकी मूव कर दी जाए तो एब्सोल्यूट लिंक जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये सही है बिल्कुल, तो इसके लिए हमारे पास आंसर ट्रू आएगा।
A dash refers to a cell or a range of cell on a worksheet and can be used to be find the value or data that you want to formula to calculate. यानी कौन सी चीज़ है जो हम जिससे हम सेल को या रेंज को सेल की रेंज को रेफर करते हैं. दैट इज आंसर इज सेल रेफरेंस के थ्रू हम सेल को रेफर करते हैं बेसिकली. तो इसमें ये हिंदी में भी इसको दिया हुआ थोड़ा सा समझ लीजिएगा. डैश एक वर्कशीट के एक सेल या सेल की रेंज को रेफर करता है और उसका उपयोग हम उन वैल्यू या डेटा को खोजने के लिए किया जा सकता है जिन्हें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. यानी हम एक सेल से दूसरे सेल को जो एक्सेस करते हैं वो सेल रेफरेंस से करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है. जब हम किसी फाइल के लिए एक हाइपरलिंक ऐड करते हैं तो वो हमारे पास ऑप्शन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट की क्या डिफरेंस है. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज अ हाइपरलिंक दैट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ अ डेस्टिनेशन फाइल और वेबसाइट. उसके अंदर आपके पास फुल एड्रेस होता है किसी भी फाइल या वेबसाइट का. रिलेटिव रेफरेंस में जो है आपका ये रिलेटिव हाइपरलिंक के अंदर हमारे पास जो एड्रेस होता है वो रिलेटिव होता है हमारी डेस्टिनेशन फाइल या टारगेट फाइल का जिसमें जिसका लिंक बना रहे हैं उससे रिलेट करता हुआ हमारी जो फाइल है उससे रिलेट करता हुआ लिंक होता है. एक्चुअल फुल कंप्लीट लिंक नहीं होता. एग्जांपल के लिए अगर यूआरएल की बात करें तो जैसे www.microsoft.com/support तो ये आपका एक कंप्लीट लिंक है. या अगर फाइल है तो उसमें उस तरीके से नजर आ सकता है आपको C/some folder इस तरीके से करके आएंगे. तो जो C ड्राइव D ड्राइव इस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज योर एब्सोल्यूट रेफरेंस. और अगर आपका जो है उसमें स्टार्टिंग में कोई ड्राइव का नाम नहीं है डायरेक्टली फोल्डर है और उसके अंदर आपकी फाइल है तो यानी कि ये आपके करंट फोल्डर या उससे प्रीवियस फोल्डर को रेफर कर रहा है तो ये आपका रिलेटिव है. रिलेटिव आपका जो है हाइपरलिंक कहलाएगा. एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड. तो आपका एब्सोल्यूट जो हाइपरलिंक है वो तभी आपका काम करना बंद करेगा अगर हम अपनी टारगेट फाइल को मूव करवा देंगे यानी चेंज कर देंगे उसकी पोजीशन. जो एक्चुअल लोकेशन है उसकी चेंज हो जाएगी तो वो उसको मिलेगा ही नहीं लिंक को. इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेटिव रेफरेंस या रिलेटिव लिंक की तो वो आपका तब काम करना बंद कर देता है अगर हम उसमें जो है स्टार्ट और टारगेट यानी कि दोनों फाइल जो है उनकी लोकेशन जो है उसको चेंज कर देते हैं और वो रिलेटिव नहीं रहती है. यानी कि आपका जो है उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो सेम नहीं है. अगर सपोज कीजिए हमारे पास जो मेन फाइल है दोनों उन दोनों का लिंक सेम ही फोल्डर में है तो अगर वो हम एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के डाल देंगे तो वो सेम ही मतलब एक ही जगह पर रहेंगे लेकिन फोल्डर चेंज कर दिया क्योंकि वो सेम फोल्डर की रिलेटिव रेफरेंस थी तो उसमें वो काम करते रहेंगे. बट एब्सोल्यूट के केस में ऐसा नहीं है. रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच में अंतर क्या है तो उसको दोबारा से एक बार हिंदी में देख लेते हैं. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एक ऐसा हाइपरलिंक है जिसमें टारगेट फाइल या वेबसाइट का पूरा पता होता है. पूरा पता. रिलेटिव रेफरेंस में हाइपरलिंक एक ऐसा हाइपरलिंक है जिसमें एक ऐसा पता होता है जो टारगेट फाइल के पते से रिलेट करता हुआ होता है रिलेटेड होता है. एग्जाम्पल उसमें सेम है आपके जो मैंने इससे पहले वाले इंग्लिश में दिए थे. एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक केवल तभी काम करना बंद कर देगा जब टारगेट को स्थानांतरित यानी मूव कर दिया जाता है शिफ्ट कर दिया जाता है. और रिलेटिव जो लिंक है वो आपका तभी काम करना बंद करेगा जब स्टार्ट और टारगेट एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि रिलेटिव नहीं रहेंगे. अगर उनके बीच में जो एक्चुअल रिलेशन है सेम डायरेक्टरी में है और हमने उनको अलग अलग डायरेक्टरी में डाल दिया तो वो काम नहीं करेंगे. तो एग्जांपल के लिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक ही फोल्डर में दो डॉक्यूमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम पूरे फोल्डर को एक नए स्थान पर ले जाते हैं तो एक रिलेटिव हाइपरलिंक नहीं टूटेगा वो नहीं ब्रेक होगा वो काम करता रहेगा. व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग कमेंट इन कैल्क. कैल्क में कमेंट ऐड करने का क्या बेनिफिट है. कैल्क में हम जो कमेंट ऐड करते हैं वो किसी भी सेल के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं. उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो सेल के अंदर नहीं है उसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हम कमेंट के थ्रू मैनुअली ऐड करके दे सकते हैं यानी खुद ऐड कर सकते हैं हम. अगर हमें उस सेल के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की आवश्यकता है यानी जोड़ना चाहते हैं तो हम मैनुअल जो है रूप से किसी भी सेल पर अपनी जो है टिप्पणी या कमेंट जोड़ सकते हैं. Calc automatically add comments in any cell while sharing and track changes on. जब हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है और वो आप क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसको वो कमेंट में ऐड कर देता है. यानी अगर किसी सेल की जो वैल्यू है वो मैंने 9 से 4 कर दी तो वो बताएगा कमेंट के अंदर कि सेल V4 की वैल्यू जो है वो 9 थी और उसको 4 में बदल दिया गया. तो अगर ट्रैक चेंजेस ऑन है तो ही ऑप्शन काम करेगा. ऑटोमेटिकली वो जो भी हम कोई किसी सेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती चली जाती है कमेंट के अंदर.
रिव्यूअर एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। अगर हमने किसी को रिव्यू करने के लिए दी है, अपनी कोई फाइल हमने बनाई है और वो हम रिव्यू करने के लिए किसी और को दे रहे हैं, तो वो भी अपने चेंजेस को कमेंट के अंदर ऐड करके बता सकते हैं, भाई हमने आपके इस सेल में या इस रेंज में ये डाटा चेंज किया और ये इस रीजन से किया है। और रिव्यूअर और ऑथर अपने परिवर्तन यानी चेंजेस को समझाने के लिए भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।